Assalamu alaikum everyone. I'm Abrar Wani. Today we'll discuss some important and repeated questions from the previous exams. Before starting, subscribe the channel Nursing Officers to get more updates and videos. So let's start. पहला क्वेश्चन, कुलीज फ्रैक्चर। कुलीज फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। जब कभी कभार फ्रैक्चर हो इन द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस उसको हम बोलते हैं कुलीज फ्रैक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा, अभी नोट डाउन कीजिए। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। जब भी कभी कभार फ्रैक्चर हो इन द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस उसको हम बोलते हैं कूलीज फ्रैक्चर। ऐसा ही दूसरा एक फ्रैक्चर है जो एग्जाम में बार बार आता है, उसको हम बोलते हैं मोंटेगिया फ्रैक्चर। ओके, ये भी नोट डाउन कीजिए आप, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोंटेगिया फ्रैक्चर। मोंटेगिया फ्रैक्चर क्या होता है? जब कभी कभार फ्रैक्चर हो इन द प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना में, उसके साथ ही डिसलोकेशन आए रेडियस बोन में। ठीक है ना, कभी कभार हमें हमें ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। कुलीज फ्रैक्चर मीन्स जब कभी कभार फ्रैक्चर होता है रेडियस में, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में। ओके, मोंटेगिया फ्रैक्चर हुआ जब फ्रैक्चर हो इन द प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना में, उसी के साथ साथ डिसलोकेशन आए रेडियस में। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रैक्चर ऑफ, साथ साथ नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रैक्चर ऑफ प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना with dislocation of radius, with dislocation of radius। ओके, तो आपने पढ़ा यहाँ पे कुलीज फ्रैक्चर एंड मोंटेगिया फ्रैक्चर। ओके, फ्रैक्चर्स के बारे में और कुछ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। दैट व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, जो एग्जाम में आता है। विच आर फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, ऐसे क्वेश्चन आता है। आपको लिखना है वहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ओके, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है इसी के साथ साथ, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ओके, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो फेशियाज होते हैं उनमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम जाता है टिश्यूज़ में, उसकी वजह से इस्चीमिया हो सकता है। ओके, सो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। सो अगर कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आए विच आर द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, आपको लिखना है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ओके, कुलीज फ्रैक्चर आपको समझ में आया, मोंटेगिया फ्रैक्चर आपको समझ में आया। ओके, इसके बाद आता है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप क्या होता है? फुट ड्रॉप इज द इंजुरी टू द नर्व। ओके, किस नर्व में इंजुरी होता है? एंटीरियर टीबियल नर्व। ओके, फुट ड्रॉप ओकर्स ड्यू टू इंजुरी टू इंटीरियर टीबियल नर्व। ओके, जब टीबियल नर्व में इंजुरी हो जाए उसकी वजह से क्या हो सकता है? फुट ड्रॉप हो सकता है। ओके, उसके लिए एक चीज हम और देते हैं, कंफर्ट डिवाइस एक देते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। ओके, कौन सा कंफर्ट डिवाइस देता है इसके लिए? फुट रेस्ट। ओके, फुट रेस्ट हम कंफर्ट डिवाइस देते हैं फुट ड्रॉप के लिए। इसमें क्या, फुट रेस्ट में क्या होता है, ये नॉर्मल पोजीशन मेंटेन करता है फुट का, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सो कौन सा कंफर्ट डिवाइस हम यूज करते हैं फुट ड्रॉप, दैट इज अ फुट रेस्ट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है क्रेनियल बोन्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन में जो होते हैं दैट इज अबाउट 8। ओके, 8 बोन्स याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक आपको यहाँ पे दूंगा, वो निमोनिक से आप इजीली याद कर सकते हो कि क्रेनियल बोन्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, निमोनिक ऐसा है, पेस्ट ऑफ 6। मैं यहाँ पे लिख दूंगा PEST, पेस्ट, OF ऑफ 6। ओके, इसका मतलब क्या है? P फॉर पेराइटल, वो दो होते हैं। ओके, ये भी याद रखो साथ साथ में। E फॉर इथिमॉइड, S फॉर स्फीनाइड। ओके, इसी तरह दूसरा है T फॉर टेम्पोरल, ओके, टेम्पोरल भी यहाँ पे याद रखो आप, टेम्पोरल दो होते हैं। ओके, O फॉर ओसिपिटल, F फॉर फ्रंटल बोन, ये भी याद रखना, फ्रंटल बोन। ओके, टोटल 6 टाइप्स ऑफ बोन्स होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा पेस्ट ऑफ 6। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप पेस्ट ऑफ 8 भी लिख सकते हो। 8 बोन्स टोटल होते हैं, इसमें 2 पेराइटल के होते हैं, 2 टेम्पोरल के आते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, क्रेनियल बोन्स अबाउट 8 बोन्स, पेस्ट ऑफ 6 इज अ निमोनिक टू रिमेंबर दिस। इसमें P फॉर पेराइटल, E फॉर इथिमाइड, S फॉर स्पिनाइड, T फॉर टेम्पोरल, O फॉर ओसिपिटल, F फॉर फ्रंटल। 6 टाइप्स ऑफ बोन्स आती है। ओके, इसके बाद आता है दूसरा हमारा कार्पल बोन्स। ओके,
कार्पल बोन्स के लिए भी एक निमोनिक है। कार्पल बोन्स ज़्यादातर याद नहीं रहता है हमें, इसलिए मैंने एक निमोनिक दिया है यहाँ पे, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, so long to present, so long to present here, so long to present here comes the traitor, here comes the traitor। ये निमोनिक है, इससे इसकी मदद से आप याद कर सकते हो ये कार्पल बोन्स। S for scaphoid, S for scaphoid, ओके। इसके बाद आता है L for lunate, L for lunate, ओके। S for scaphoid, L for lunate। इसके बाद आता है तीसरा T for tricutal, ओके, tricutal bone, ओके। P for pisiform, P for pisiform, ओके। H for hamate, hamate bone, H for hamate। C for capitate, C for capitate, capitate, okay। T for trapezoid, T for trapezoid, T for trapezium, trapezium, okay। So long to present, here comes the traitor। ऐसे आप याद रख सकते हो कार्पल बोन्स। S for scaphoid, L for lunate, T for tricutal, P for pisiform, H for hamate, C for capitate, T for trapezoid, T for trapezium। इसकी मदद से आप ये कार्पल बोन्स याद कर सकते हो और याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबलर-स्ट्रॉस डाइंग प्रोसेस, ओके। कोबलर-स्ट्रॉस डाइंग प्रोसेस सबको याद रहता है, बट इसका अरेंजमेंट याद नहीं रहता है हमें। इसके लिए भी मैंने एक निमोनिक दिया है, बाय द निमोनिक की वजह से आप इजीली याद कर सकते हो कोबलर-स्ट्रॉस डाइंग प्रोसेस। निमोनिक ऐसे है, डेथ ऑलवेज ब्रिंग्स ग्रेट एक्सेप्टेंस। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, डेथ ऑलवेज ब्रिंग्स ग्रेट acceptance, okay। D for denial, A for anger, B for bargaining, G for grieving, या आधे बुक्स में लिखा गया वहाँ पे डिप्रेशन, ओके। A for acceptance। इस निमोनिक की मदद से आप ये इसका हायरार्की प्रोसेस याद रख सकते हो, ओके। या आप ऐसे याद रख सकते हो, DABDA, डाबडा, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, ओके। ये आप ऐसे याद रख सकते हो। दो तरह के निमोनिक्स हैं जिसकी वजह से आप याद रख सकते हो कोबलर-स्ट्रॉस डाइंग प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं ये, ओके। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा बैकस्ट्राइड, ओके। बैकस्ट्राइड में ये किस में होता है, ये भी याद रखना आप, ये भी क्वेश्चन आता है, बैकस्ट्राइड किस में होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, कार्डियक टेम्पोनेट में होता है, ओके। कार्डियक टेम्पोनेट में बैकस्ट्राइड क्या होता है, 3 Ds, 3 D होते हैं। एक डिस्टेंडेड हार्ट साउंड्स होते हैं इसमें। दूसरा डिस्टेंडेड जुगुलर वीन्स, ओके। तीसरा डिक्रीज्ड एट्रियल प्रेशर, ओके। सो बैकस्ट्राइड किस में होता है, कार्डियक टेम्पोनेट में होता है। 3 Ds, डिस्टेंडेड हार्ट साउंड्स, डिस्टेंडेड जुगुलर वीन्स, डिक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर, ओके। ये आप याद रखना, बैकस्ट्राइड फॉर कार्डियक टेम्पोनेट, ये बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया किस में होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसमें बहुत तरह के सिम्टम्स हैं। जिसमें सिम्टम्स याद रखने के लिए आप जोन्स क्राइटेरिया याद रख सकते हो, ओके। जोन्स क्राइटेरिया किस में होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसमें दो तरह की मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, इसमें दो तरह के क्राइटेरिया आते हैं, ओके। एक होता है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा होता है माइनर क्राइटेरिया, ओके। इजीली आप सिम्टम्स याद कर सकते हो। मेजर क्राइटेरिया में आता है आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, सिंडम कोरे, इरिथीमिया,
मार्जिनेटम। ओके, माइनर क्राइटेरिया में आता है पेन, फीवर, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन। ओके, मेजर क्राइटेरिया में आता है आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सिंडम एंड कोरे, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथेमा मार्जिनेटम। माइनर क्राइटेरिया में आपका आता है पेन, फीवर, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन। ओके, इसकी जोनस क्राइटेरिया की मदद से इजीली आप फीचर्स ऑफ रिमेटाइड आर्थराइटिस याद रख सकते हो। ओके, ठीक है ना। सो जोनस क्राइटेरिया इज प्रेजेंट इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन। विटामिन B12 कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में। ये एब्जॉर्ब होता है इलियम पार्ट में। ओके, इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12। इसी के साथ दूसरा चीज़ आप याद रखोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं कोलन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, आपको लिखना है वहाँ पे कोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ओकर्स इन एंड मैक्सिमम फैट एब्जॉर्प्शन ओकर्स इन। ये दो क्वेश्चन बार बार आए हैं एग्जाम्स में। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है किस में, जूजिनम में। ओके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट किस में होता है, जूजिनम ऑफ द स्मॉल इंस्टेंस। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। जूजिनम में वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और फैट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम किस में होता है, जूजिनम में। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कंटेंट्स। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या क्या होता है। ओके, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में दो चीज़ें होती है, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, और दूसरा होता है क्लॉटिंग प्रोटीन्स। सो अगर आपके एग्जाम में आए कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या होता है, एक तो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, दूसरा होता है हमारा क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ओके, इसी के साथ साथ ही और एक चीज़ आप याद रखो, प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या क्या आते हैं आपके, प्लाज्मा प्रोटीन्स में तीन चीज़ें आते हैं, एक तो अल्ब्यूमिन आता है। ओके, दीज आर द प्रोटीन्स, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्लाज्मा में होता है ग्लोबुलिन। ओके, तीसरा आता है तो आपका फिब्रोनोजन। ओके, ये अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनोजन किसके लिए होता है, टू मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ओके, ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मल वैल्यू, ये भी आप याद रखो, नॉर्मल वैल्यू इज अबाउट 25 to 30 mmHg। 25 to 30 mmHg। पहले मैंने बोला कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स तीन तरह के होते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजन। ये किसके लिए होते हैं, टू मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर, एंड द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ऑनकोटिक प्रेशर इज अबाउट 25 to 30 mmHg। आप अच्छे से याद रखोगे ये। ओके, मैं इसीलिए एड अप करता हूँ पॉइंट्स ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, पैसेज ऑफ द स्पर्म थ्रू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, इसके लिए भी एक निमोनिक है मेरे पास, आप देखिए यहाँ पे। निमोनिक इज लाइक दिस, SEVEN 7 अप। ओके, 7 अप, ठीक है ना, 7 अप निमोनिक है। ओके, S for seminiferous tubules, E for epididymis, V for vas deferens or vasa differentia, vas deferens, E for ejaculatory duct। ओके, N यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ये निमोनिक बनाने के लिए मैंने N लिखा है यहाँ पे। ओके, N for nothing, ये भी याद रखो, N for nothing। U for urethra, फिर यूरिथ्रा में जाता है, P for pins। ओके, P for, तो 7 अप आपका निमोनिक आता है, टू रिमेंबर द पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आप याद रखिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, CSF इज सिक्रीटेड बाय। CSF कौन सिक्रीट करता है, ये आपको याद रखना है। CSF यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको, कोराइड प्लेक्सिस सिक्रीट करते हैं, कोराइड प्लेक्सिस। ओके, ये आपको याद रखना है, CSF कौन सिक्रीट करता है, कोराइड प्लेक्सिस। ओके, इसी तरह मैं थोड़ा सा CSF के बारे में बताऊँ आपको। नॉर्मल एवरेज अमाउंट कितना होता है CSF का, नॉर्मल एवरेज अमाउंट इज अबाउट 150 ml। ओके, वो अबाउट इन द रेंज ऑफ 100 to 200 ml में नॉर्मल अमाउंट आता है हमारा। ओके, CSF प्रेशर कितना होता है ये भी याद रखिएगा। CSF प्रेशर इज अबाउट 50 to 175 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट ऑफ याद रखिएगा, CSF में एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं लंबा पंक्चर। ओके, लंबा पंक्चर, या दूसरा नाम इसको बोलते हैं हम स्पाइनल टैप।
ये भी याद रखिएगा। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ पे नीडल इंसर्ट करनी होती है, L3 L4 लंबर बोन में, ओके, टू रिमूव द स्पाइनल फ्लूइड। अगर कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना हो स्पाइनल फ्लूइड में तो हम लंबर पंक्चर कर सकते हैं, ओके। और CSF कौन सिक्रीट करता है, कोराइड प्लेक्सिस, ओके। अगर इस CSF में किसी जगह पे कोई रुकावट आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए जिसकी वजह से CSF फ्लो बंद हो जाए, किसी जगह पे किसी भी जगह CSF में ब्लॉकेज आ जाए, उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस होता है, ओके। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस होता है, ओके, ठीक है ना, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, द नोज इज लाइनड विद विच एपिथीलियम, ओके। नोज में कौन सा एपिथीलियम होता है, एपिथीलियम में एक ना एक क्वेश्चन जरूरी आता है, एपिथीलियम अच्छे से पढ़िएगा। नोज में कौन सा टाइप ऑफ एपिथीलियम होता है, नोज में होता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, ओके। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम किस में होता है, नोज में। और सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम नोज के अलावा होता है फैलोपियन ट्यूब में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यूट्रस में, ओके। सो एपिथेलियम अच्छे से पढ़िएगा, एक ना एक क्वेश्चन इसमें जरूरी आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील चैम्बर इन द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इज, फ्लक्चुएशन जब हो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वाटर ट्यूब ड्रेनेज में, उसका मतलब क्या होता है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ओके। ये क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस। अगर कभी कभी ये फ्लक्चुएशन एब्सेंट हो, देन देयर विल बी द ब्लॉकेज, ओके, देन देयर विल बी द ब्लॉकेज। इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूरी आता है, अगर फ्लक्चुएशन हो वाटर सील ड्रेनेज में, उसका मतलब क्या ये एबनॉर्मल प्रोसेस है या नॉर्मल प्रोसेस है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, ओके, क्योंकि इंस्पिरेशन में फ्लक्चुएशन जरूरी होता है, और अगर फ्लक्चुएशन बंद हो देन देयर इज द ब्लॉकेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय, इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज पता ही है, कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, ओके, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, बीटा सेल्स secretes insulin, okay, so insulin is secreted by beta cells of pancreas, insulin कौन secrete करता है, beta cells of pancreas। इसी के साथ साथ अल्फा सेल्स क्या secrete करेंगे, ग्लूकागॉन, ओके, ये भी याद रखिएगा। डी सेल्स दूसरे होते हैं पेनक्रियाज में, वो क्या secrete करते हैं, सोमैटोस्टेसिन, ओके, ये भी इसी के साथ याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, ड्राई कॉर्निया ओकर्स बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ, ड्राई कॉर्निया किस डिफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन ए, आपको याद रखना है, विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से ड्राई कॉर्निया होता है, ओके। इसी के साथ साथ विटामिन ए और क्या करता है, विटामिन ए डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज बिटॉट स्पॉट, ये भी आता है एग्जाम में, बिटॉट स्पॉट ओकर्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, ओके। जीरोप्थेल्मिया होता है, जीरोप्थेल्मिया, ओके। इसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा, बिफोर जो ये विटामिन ए होता था, इट वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस, ओके, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राइस वाटर स्टूल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, राइस वाटर स्टूल किस में होता है, कॉलरा में होता है राइस वाटर स्टूल, कॉलरा में क्या होता है, राइस वाटर स्टूल किस में होता है, कॉलरा में, ओके। और टाइफाइड में कौन सा स्टूल होता है, टाइफाइड किसी पेशेंट में हो, उसमें हम देखते हैं पी सूप स्टूल, ये भी याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड एज कोलीज फ्रैक्चर, जैसे मैंने पहले बोला था, कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं इनको, ओके। फ्रैक्चर के बारे में और कुछ मैं बताऊं आपको, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है, दैट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, ये भी याद रखिएगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, कभी कभार एग्जाम में आता है। और एक चीज याद रखिएगा, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ लेटरल लेग बोन, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ लेटरल लेग बोन, फ्रैक्चर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ लेटरल लेग बोन, ओके, या जिसको हम फिब्यूला बोलते हैं, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला, उसको हम कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है एक दो बार, पॉट्स फ्रैक्चर, ओके। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में होता है, मैनी फाउंड इन द चिल्ड्रन, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला और फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ लेटरल लेग बोन, उसको हम बोलते हैं पॉट्स फ्रैक्चर, ओके, ये भी याद रखिएगा आप। एंड फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोलीज फ्रैक्चर, और मैंने पहले बताया था आपको मोंटेगियास फ्रैक्चर, वो भी याद रखिएगा, ओके। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग किससे होती है, ज़्यादा फूड पॉइजनिंग किससे होती है, स्टेफाइलोकोकस, ये भी याद रखिएगा, स्टेफाइलोकोकस से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन जो आजकल हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं छोटे बच्चों में, वो किसकी वजह से होता है, राउंडवॉर्म इन्फेक्शन कॉल्ड एज एस्केरियासिस, ओके, एस्केरियासिस होती है राउंडवॉर्म
राउंड वर्म इन्फेस्टेशन। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन यंग चाइल्ड। ओके, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन है मीजल्स में? ओके, चिल्ड्रंस में। अगर किसी चिल्ड्रन में मीजल्स हो उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? ओटाइटिस मीडिया। ये भी बार बार आया है क्वेश्चन, ओटाइटिस मीडिया इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन द यंग चिल्ड्रन। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इन इक्टोपिक प्रेगनेंसी में कौन सा साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के आउटसाइड अगर कोई प्रेगनेंसी हो इन द मेनली होता है ट्यूब्स में। ओके, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में किस पार्ट में मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन होती है? ओके, दैट इज द एम्फुला पार्ट। एम्फुला पार्ट में, एम्फुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में हो सकती हैं, इधर इन द सर्विक्स के इस्थमस के नज़दीक भी हो सकती हैं। ओके, मगर मोस्ट कॉमन देखा गया है दैट इट ओकर्स इन एम्फुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस मोस्ट कॉमन काज ऑफ लिवर सिरोसिस इज, लिवर सिरोसिस का मोस्ट सबसे कॉमन काज क्या है? दैट इज अल्कोहल। ओके, अल्कोहलिक सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लिवर किसकी वजह से हो सकता है? अल्कोहल। जो भी लोग अल्कोहल पीते हैं उसकी वजह से क्या हो सकता है? सिरोसिस ऑफ लिवर। ओके, लिवर हमारा खराब हो सकता है। ओके, आई होप you liked this session. Okay, thank you. Like and subscribe my channel Nursing Officers to get more updates and videos. Allah Hafiz.